नमस्कार। नमस्कार सबको। 1-2 मिनट का वक्त लेंगे सेटिंग देखने का, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। कुछ दिक्कतें आ रही है? अब ठीक ठीक है? है। हाँ, जी। ये बात। अब आप लोग शेयर कर, लिंक को हम लोग फिर से शेयर कर रहे हैं, करते ही हम लोग शुरू करेंगे बातचीत। अब ठीक है। सभी लोग लगे हैं लिंक शेयर करने के लिए। अगर आप लोग भी जो जुड़ चुके हैं वो लिंक अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो बेखौफ करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग जुड़ सकें। जो भी अपने अपने ग्रुप में जुड़ना चाहें जुड़ लीजिए, शेयर कर लीजिए, लिंक को अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर लीजिए। और हमें बहुत खुशी हो रही कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों का दिख रहा है। अंडमान से रोहन नायडू दिख रहा है, आशी बत्रा दिखी, तेजस्वी शशांक, हाँ, पल्लवी गीता घोष, साहू जी, पल्लवी जी, उज्जवल पाठक, कंचन, हाँ, और तेजस्वी, हाँ हाँ प्रज्ञा, हाँ, सौम्या, डालिया, हाँ हाँ। और सभी लोग जुड़ रहे हैं, निखिल भी जुड़ा है, और हाँ, निखिल तिवारी और उज्जवल पाठक का आया, हाँ, ऐसे ही सबका आ रहा है। अब हम लोग सबका नाम नहीं ले पाएंगे जी। और मेरे ख्याल से अब हम लोग को बातचीत शुरू करनी चाहिए। जी। तो सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम, और गुरु जी को भी नमस्कार, प्रणाम। खुश रहो। इससे पहले हम लोग बहुत बार लाइव जुड़े हैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू के माध्यम से, जो कि लॉकडाउन में हमारा एक सीरीज़ स्टार्ट हुआ था। तो उसमें मैं गुरुजी से बहुत कुछ सवाल पूछती थी उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत अनछुए पहलुओं के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, संगीत के क्षेत्र में कैसे उन्होंने क्या क्या किया, कैसे आगे बढ़े, बहुत सारी, मतलब उसके कई सीरीज़ हमारे सब यूट्यूब में अपलोडेड हैं। तो लेकिन ऐसे किसी विषय को लेके हमें गुफ्तगू करना पड़ेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन अब जो चीज़ हुई है तो उसको हम लोग को स्वीकार करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सब लोग ही कर रहे हैं। और आज हमारी आदरणीय और प्रिय गुरु माँ श्रीमती सोनाली डे, उनको हम लोगों के बीच से गए हुए आज 2 महीने हो गए। तो 11 अप्रैल को ये ऐसा दुख भरा समय आया था हम सभी के लिए। तो एक्चुअली इस बारे में जब भी कोई बात करते हैं तो एकदम कंठ अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी इंसान को जीवन में करनी ही पड़ती है। तो ये घटना हम लोगों के जीवन में वैसे ही एक घटना है। मुझे याद है जब मैं जस्ट मैंने इंटर पास किया था, तब मैं गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गई थी उनके घर पे। तो उस दिन से लेके आज तक मतलब पहले दिन अब जैसे गए तो धीरे धीरे पहले हफ्ते में 1 दिन मैं जाती थी सीखने के लिए, जैसे संडे हो गया, फिर धीरे धीरे ज़्यादा जाने लगी। तो मैं वीकेएम से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर में जस्ट मैं पढ़ती थी और गुरुजी के घर जाती थी सीखने के लिए। तो मुझे याद है अभी भी वो सारी चीज़ें एकदम आँखों के सामने चलती रहती हैं कि जब मैं गई थी पहली बार तो मतलब जैसे ऐसा तो ठीक है, पापा के साथ गई थी, बातचीत हुई गुरुजी से कि हाँ आप सीखना है, शुरू करना है, तो वो सारी चीज़ें जैसे भी होती रही। फिर मुझे याद है कि मैं कॉलेज से जैसे क्लासेस सुबह से मैं निकलती थी घर से, 10 बजे से मेरी क्लासेस होती थी, तो कॉलेज से मैं निकल के शाम तक क्लासेस हुई 5 बजे तक। फिर मैं चली गई गुरुजी के घर पे सीखने के लिए।
तो अब आप समझ ही सकते हैं 12th क्लास जस्ट पास करके मैं गई थी, तो उस एज में एक बहुत होता है कि भूख लगती है। लेकिन अब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो शुरू में मैं बहुत ज़्यादा शाई थी, ऐसा आप बोल सकते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद गुरुजी को याद होगा। तो फिर बस जैसे क्लास शुरू हुआ तो मुझे याद है गुरु माँ खुद अपने हाथ से दूध का गिलास ला के खड़ी रहती थी। तो मैं मतलब मुझे अंदर से ऐसा मतलब पता नहीं कैसा फील होता था कि ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि उसके पहले ऐसे मैंने पिताजी से मैंने थोड़ी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, बाहर ऐसे कहीं गई थी। लेकिन हाँ, अब संगीत के क्षेत्र में मैं मिलती जुलती मैंने कई लोगों को जानती तो थी ही। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसी गुरु माँ भी हो सकती है कि जो एक विद्यार्थी के लिए, और वो कि मतलब स्कूल से कॉलेज से आई है, उसको भूख लगी होगी, ऐसा सोच के खाली मतलब वो मैं तो कुछ बोलती नहीं थी कि हाँ मुझे भूख लगी मुझे खिलाइए, या ऐसा कुछ नहीं। तो वो खुद दूध का गिलास गर्म करके हाथ में लेके खड़ी, नहीं पहले पियो, एकदम एक मनुहार के साथ, जिसको बोलते हैं कि मतलब अपने, तो पता नहीं मैं एक विद्यार्थी से घर की सदस्य कब बन गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। और धीरे धीरे इतना ज़्यादा अपनापन मिल गया कि फिर मतलब कोई भी बात हो तो उनसे शेयर करना। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि बहुत कम बोलती थी वो, लेकिन एक अंदर से जो प्यार का भाव होता है ना, वो उनकी कोई भी चीज़ मतलब उनके व्यवहार से प्रकट होता था। और मुझे ये भी याद है कि जैसे संडे को जब मैं जाती थी क्लास करने के लिए, तो ज़्यादातर गुरु माँ वो चाउमीन बनाती थी अपने हाथ से। तो मैंने उनको कई बार बोला कि आपका चाउमीन, आपके हाथ का तो कुछ अलग ही स्पेशल लगता है, चाउमीन तो ऐसे है मतलब खाए होंगे सब लोग बहुत जगह, अलग बनाती थी। हाँ तो कुछ अलग ही उसकी रेसिपी थी। मुझे बड़ा दुख है कि मैं उनसे पूछ नहीं पाई वो रेसिपी, और कुछ डिशेस की मैंने पूछ भी ली थी लेकिन उसकी मैं पूछ नहीं पाई। तो मुझे बना के वो खिलाती थी। और मतलब कोई मेरा ऐसा जन्मदिन ऐसा नहीं गया जो मुझे गिफ्ट में चाउमीन ना मिला हो, क्योंकि उसके बाद जैसे धीरे धीरे कम होता गया बनाना, कि डेली तो मतलब हर संडे नहीं बनता था, फिर कभी कभार ही बनता था। लेकिन मेरे बर्थडे में चूंकि स्पेशल उनको पता था कि रागिनी को चाउमीन बहुत पसंद है, तो कोई भी ऐसा बर्थडे नहीं हुआ होगा मेरा जिसमें वो मुझे चाउमीन बना के ना खिलाई। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में, चूंकि शुभंकर की नानी भी रहती है, तो चाउमीन बनती, नानी जी पूछती कि आज क्या रागिनी का जन्मदिन है। मैंने वही ऐसा जुड़ा हुआ था कि चाउमीन बन रहा है तो जरूर रागिनी का जन्मदिन होगा। तो और मतलब ऐसे क्या बताऊँ मैं, बहुत छोटी छोटी बातें जो अभी सोचने पे लगता है कि अच्छा ऐसी, ये सब बात उस समय उतना नहीं फील होती है। लेकिन जब बाद में मुझे याद है कि सुबह बनारस का कार्यक्रम था मेरा, तो मैं जनरली पहले मतलब जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता होगा कि साड़ी पहनना मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो प्रोग्राम वगैरह में भी मैं सूट ही जनरली ज़्यादातर पहन लेती थी। तो मैं सुबह बनारस का एक कार्यक्रम था, उसमें मैं सुबह सुबह साड़ी पहन के गई थी। बाद में गुरु माँ फोटो देख के इतना खुश हुई, मुझे लगा इतना खुश होने की इसमें क्या बात है। वो गुरुजी को भी शायद कई बार बोली कि अरे आज रागिनी साड़ी पहन के गई, फिर हमको बाद में मुझे बोली कि कितनी अच्छी लग रही थी साड़ी पहन के गाया करो, ऐसे करके मतलब एक जो समझाने की और प्यार करने की, और वो जो एक अंदर से एक भावना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी। और क्या मैं उसको शब्दों में नहीं उतना व्यक्त कर पा रही हूँ उस सारी चीज़ों को। तो यही ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, पर फिलहाल मैं चाहूँगी कि गुरुजी भी कुछ उनके बारे में, क्या मतलब वो तो पूरा उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सभी भी ये सब बातें फील कर सकते होंगे कि वो विद्यार्थियों के लिए उनके मन में कितना ज़्यादा प्रेम था। और हाँ, ये एक और बात भी है कि गुरु पूर्णिमा में जैसे, तो मैंने हमेशा से ये जाना है, समझा है कि गुरु जी हैं और गुरु माँ है, तो वो मैंने बराबर का, जैसे और जगह सब जगह रहते कि बराबर का बैठ के पूजा होती है, तो ऐसा करके तो मैं हमेशा से, मैं जब भी जाती थी 2 माला और सारी चीज़ लेके, कि गुरु माँ के लिए भी और गुरु जी के लिए भी। बाकी कुछ लेने का तो गुरु जी का भी नहीं और गुरु माँ का भी नहीं, आप सभी को पता है। वो हमेशा से, जब एकदम शुरू से मैं जाती थी और अभी तक भी, तो गुरु माँ और गुरु जी हमेशा बोलते थे नहीं कुछ भी नहीं लाना है। मतलब ऐसा नहीं कि और विद्यार्थी ये ना सोचे कि आप लोगों से केवल बोलते हैं कि 2 मीठा केवल और 1 माला लाना है, गिफ्ट नहीं लाना है। वो मेरे साथ भी है, जबकि मुझे इतने साल हो गए जुड़े हुए। मतलब मैं 12th में थी तब, सोच लीजिए कितने साल हो गए। तो मैं
जब गुरुजी को जैसे गुरु पूजा किया तो उनको बोलती थी आके बैठी, तो नहीं, वो क्या करती थी उस समय, वो छोले बनाती थी जाके किचन में। वो स्पेशल एक छोले उनके रेसिपी थी, लेकिन वो छोले और उनको खिलाना ही खिलाना है, और आके बैठती भी नहीं थी बगल में पूजा कराने की। तो मुझे किचन में जाके उनको माला, वो भी पहनना नहीं चाहती थी, किचन में जाके उनको माला पहनाना पड़ता था, टीका लगाना पड़ता था, प्रणाम करते थे, लेकिन उनको ये था कि आज के दिन मुझे छोले खिलाना है इसको। तो ये सब में उनका बहुत विश्वास नहीं था कि वो इस तरह से एकदम अपने को बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं फ्रंट में लाने का उनका कोई एकदम वो नेचर ही नहीं था, हमेशा बैक में ही रहती। लेकिन वो एक्चुअली वो फ्रंट में थी, लेकिन वो उनका नेचर नहीं था कि वो अपने आप को सामने इस तरह से दिखाए। तो ये सारी बातें। और गुरुजी आप क्या बताएं? शिल्पायन के हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गुरु माँ से थोड़ा कम जुड़े हैं, मतलब जो थोड़े दिन के लिए भी जुड़ा है वो जुड़ा तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में कम जानता है। तो आप कुछ बताइए कि उनसे मैंने उनका स्वभाव थोड़े या कम की बात है। हाँ। मैं तो एक लड़के को उस दिन देखा, जी। आज का ही दिन था, 2 महीना पहले, जी शमशान घाट में, हरिश्चंद्र घाट में। वो लड़का हमारे धर्मावलंबी नहीं है, मुस्लिम धर्म का है। दूसरी बात, उसको चिकन पॉक्स हुआ था बहुत ज़्यादा, और मुंह से निकला हुआ था सब जगह। वो हमको पहले ही बता चुका था कि मैं चिकन पॉक्स में, वो तभी मृत्यु के पहले ही हमको बताया था कि अभी क्लास में नहीं आ पाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स निकला है। तीसरी बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको शिल्पायन में आए हुए महज 1.5 महीना हुआ था, और वो 1 या 2 बार ही मुश्किल से मिला था। लेकिन वो इन सब के बावजूद शमशान घाट में गया था, और वो पूरा वाइट रंग का ग्लव्स वगैरह इसलिए पहन लिया था कि मतलब जो उसके घाव हुए हों चिकन पॉक्स का, तो उस पर गंदगी ना आवे, इसलिए उसने उसको पूरा ढक करके, पूरा चेहरा ऐसे ढक करके, लेकिन वो आया था। उसकी डिल डॉल बड़ी लंबी चौड़ी है, ताहा तनवीर नाम है। तो वो लड़का आया, तो हमने कहा कि तुम तो चिकन पॉक्स का क्यों आए हो? तो कहा कि नहीं, हमको बहुत मन किया आने का, इसीलिए। हम उसको कहे कि नहीं, तुम तुरंत चले जाओ, तुम्हारा आना इस समय तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ये तो है, 1 या 2 बार भी जो मिला वो बिना उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। खैर, तुमने जो बातें बताई उसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन का संबंध नहीं है। तो हमारे यहाँ पे आ रही हो शायद 25 या 26 साल हो रहे हैं करीब ना, 25 साल तो ही के होंगे। तो 25 साल की क्या समय तो एक बॉन्ड बनने के लिए होता ही है, और तो 25 साल से और हम 35 साल से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो क्योंकि जब से विवाह हुआ उसके थोड़े दिन बाद से ही, तो मैं अभी पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ से जुड़ा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये भी बताना इम्पॉर्टेंट होगा। मैं इस समय पुरी के एक होटल में हूँ। पुरी उड़ीसा में एक समुद्र तट है, बहुत सुंदर बीच समुद्र का है, काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी किलोमीटर तक का लंबा चौड़ा बीच है। भारत के सर्वश्रेष्ठ बीच में से एक है, बल्कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ ही मानता हूँ। आज से नहीं मानता हूँ, पिछले 40 साल से मानता हूँ। 40 साल से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जब नौकरी करने गया तो मेरा एक साथी वहाँ पे हुआ, जो मेरे साथ ऑफिस में एक ही साथ हम लोगों ने नौकरी किया, और साथ में हम लोग एक ही मकान में रहने भी लग गए, साथ खाना बनाने लग गए, मेरा अच्छा दोस्त हो गया। तो उसके साथ मैं जब पहली बार LTC बोलते हैं ना, जो कि घूमने के लिए मिलता है, वो मिला था। तो हम लोग पुरी आए थे, और पुरी आ करके बहुत कुछ देखा। पहली बार घूमने निकले थे दोस्त के साथ, तो अच्छा तो लगता ही है। खूब मज़ा लिया भाई। जहाँ मैं इस समय ठहरा हूँ इससे थोड़ा 4-5 6 मकान, 6 बिल्डिंग आगे, 6 होटल आगे एक होटल है। ये पूरा सी बीच के किनारे सैकड़ों होटल होते हैं। तो उसी में से 6-7 होटल बाद में एक होटल है, वहाँ पे मैं ठहरा था। फिर वहाँ से सब कुछ देख सुन के जब हम लोग चले गए, ये बात 1986 की है। सर्विस मुझे 85 में मिली, और मैं 86 में यहाँ पे पहली बार आया था दोस्त के साथ। वो सब तो अपनी बातें हैं, है ही।
तो यहाँ के होटल्स के नाम वगैरह सब देखता था, बड़े अच्छे अच्छे सब नाम थे। और क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसके 4 साल बाद मेरा विवाह तय होता है और 5वें साल में विवाह होता है, 4-5 साल बाद। जो शादी तय होती है, नाम पता चलता है और ये हो गया, घर से जब बात हो गई, पक्की हो गई, शादी का डेट वेट निकलना था, होना था, तो मैंने सबसे पहले तय कर लिया कि जो घूमने जाऊंगा हनीमून मनाने, तो वो मैं कहाँ जाऊंगा ये मैं तभी तय कर लिया। कैसे तय किया? क्योंकि मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हो रही है उसका नाम है सोनाली। तो सोनाली नाम होती है, हमारे दिमाग में ऐसी अचानक से ही तुरंत ही आ गई कि हम पूरी में जो होटल हैं जितने सारे, उसमें से सबसे एक बीचों बीच एक होटल पड़ता है, उसका नाम है सोनाली होटल। तो दिमाग में एकाएक स्ट्राइक किया, जो कि मुझे पूरी बहुत अच्छा भी लगा था और साथ में ये सोनाली होटल वाली बात थी। तो हमने तय कर लिया कि हम हनीमून मनाने के लिए घूमने के लिए जाएंगे तो सोनाली होटल में इसको लेके जाएंगे। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा होगा, मतलब अचानक से उसको खूब सरप्राइज़ मिलेगा। हमारे दोस्त लोग, कई सारे मित्र जो लड़के भी लड़कियां भी, जो उस समय गाने बजाने से जुड़े हुए थे, और पूरी जाओगे, ये धर्म करने जाना है, दर्शन करने जाओगे? अरे शादी के बाद आदमी को गोवा जाना चाहिए, दार्जिलिंग जाओ, कश्मीर जाओ, साउथ चले जाओ, कहाँ कहाँ का लोग बताएं। अब क्यों चले जाए, हमको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग को जाने का कोई मतलब नहीं है, पूरी तो 4 धाम की यात्रा करने निकले हो क्या है, जैसे ये है वह है, धर्म करने निकल रहे। उस समय उतना इन सब बातों को लेकर के ये था कि पूरी घूमने का जगह कम, ये दर्शन का जगह है, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन होता है, तो इसीलिए हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमने कहा कि हम जाएंगे, चाहे तुम लोग जो कुछ कहो। और काफ़ी लगे थे हमारे दोस्त लोग कि नहीं तुम गोवा जाओगे, उनका नहीं हम पूरी ही जाएंगे। तो खैर ये सब करते करते अंततः हुआ, स्टेशन पर उतर के एक रिक्शा लिया, रिक्शा में हम दोनों बैठे और उसके बाद चलते 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 समुद्र किनारे पहुँचे। समुद्र से होकर के जब घूम करके थोड़ी दूर पहुँचे, उसके बाद हमने कहा कि ये होटल है, इसी में हम लोग रहेंगे। आज भी मुझे वो दृष्टि याद है, ऐसे एक से देखती रही, नाम लिखा था होटल सोनाली। इतनी खुश हुई थी वो इस बात को लेकर के, एक सरप्राइज और साथ में एक स्पेशल सरप्राइज, तो उसको बहुत अच्छा लगा था। इसी के साथ एक दूसरी बात भी जोड़ देते हैं। जब 25वीं सालगिरह हुई हमारी, तो हमारे दिमाग में ये बात तो थी ही कि हम शादी के समय घूमने के लिए सोनाली होटल ले गए। तो ऐसे ही जब नैनीताल जाना था, तो हल्द्वानी से नैनीताल जा रहे थे, तो बीच में एक जगह पड़ता है काठ गोदाम, जो गए हैं जानते हैं। काठ गोदाम हो करके फिर नैनीताल निकलते हैं। काठ गोदाम में एक होटल है, मुझे आज तक कहीं नहीं दिखा है इस नाम का होटल, उसका नाम है होटल देवाशीष। तो हमने ये भी बहुत पहले तय कर लिया था, 25वीं सालगिरह होगी जब शादी की, तो उस समय शायद 23वां रहा होगा साल या 22वां रहा होगा। मैं कहा जब 25वां होगा ना तो इसी होटल में आएंगे, देवाशीष में। शादी हुई तो सोनाली होटल, और शादी की 25वीं सालगिरह देवाशीष होटल में। तो जब ये बात मैंने खोली कि अब बस इस बार हम लोग का 25वां सालगिरह है, सिल्वर जुबली जिसको बोलते हैं, तो हम लोग देवाशीष होटल में चलेंगे और वहाँ ठहरेंगे। तो बोलो ठीक है ना। वो ऐसे हमारी ओर देखी, 1 मिनट तक हमको ऐसे अच्छी तरह से ना जैसे गुस्से में देख रही, बोले कि बिल्कुल नहीं। क्या क्यों बिल्कुल नहीं? क्यों नहीं? वहाँ कहीं नहीं जाना है, हम लोग के सालगिरह मनाने, क्या वो इधर उधर चले जाएंगे हम दोनों और बाकी लोग? हमने कहा बाकी लोगों को भी ले चलते, बेटे को ले लेते, बेटी को शिल्पायन वाले। तो हमने कहा शिल्पायन वालों को लेके चलना पड़ेगा। बोले नहीं, इसलिए तो कह रहे कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे बड़ा सा पार्टी दोगे, हमारे सारे शिल्पायन के बच्चे हमारे वो आएंगे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। हम तो सर पे हाथ, कहाँ तो लोग जो बोलते हैं कि चलो हम दोनों कहीं भाग चले और घूमने चलेंगे, यहाँ ही कह रहे हैं कि शिल्पायन हमारा है। और ये देखो, ये शिल्पायन की गुरु माँ जो कहती है कि शिल्पायन के सारे लोगों को बुलाना है। हम कह रही बाप रे, सारे लोगों का मतलब गार्जियन सही? तो बोले हाँ सबको बुलाना है। हम क्या मर गई, तो बहुत बड़ी पार्टी होने जा रही, इसका मतलब कहा तो हम सोचे थे कि घूमने चलेंगे, बड़ा कम पैसे में हो जाएगा। तो खैर हम आज तक उसकी इच्छाओं का मैंने कोशिश किया है, मुंह से निकला नहीं, क्योंकि इच्छाएं उसकी इतनी कम थी। अगर 1-2 इच्छा उसके मुंह से निकल गई तो फिर वो मुझे पालन करना ही करना है। लेकिन अगर
वो मेरे सामर्थ्य में हुआ, तो अगर सामर्थ्य से ऊपर वो बोल नहीं सकती, वो छोटी छोटी चीज़ मांगती थी। तो ये उसके लिए था कि 25वीं सालगिरह सारे शिल्पायन के विद्यार्थियों के साथ और जितने शिल्पायन से जुड़े हुए लोग हैं सबको बुला के करना है। हमने भी बड़ी सी पार्टी रखी, करीब करीब समझते हैं कि 550-600 लोग आए थे उसमें। माने शादी में 550-600 नहीं होते हैं लोग, बहुतों के हमारी शादी में तो 100, 125, 150 लोग थे, और वो 25वीं सालगिरह में 600 लोग, 500 लोग, 550 लोग आए थे, और बहुत देर तक लंबा चला वो फंक्शन। और एक होटल के 2 हॉल लिए गए थे, दोनों में एकदम ऐसा था कि वहाँ का मैनेजर लास्ट में बोला कि अंकल जी, हम इस होटल में काम कर रहे हैं 8 साल से, और पता नहीं कितनी शादियों का उसका पार्टियों का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा है वो मैं पिछले 8 साल में नहीं देखा हूँ। बोले सारे लोग ऐसे लगे हुए थे, कोई 6 बजे से आया है, रात को 11 बजे तक हिल ही नहीं रहा है, जैसे जाना ही नहीं है। बाकी शादियों में तो ये आए, ये गिफ्ट मुंह पर फेंके और किसी तरह से भोजन किए और पीछे निकल गए, एकदम खड़े नहीं होते। तो हमने कहा कि यही प्रेम तो हम लोगों का है। हालांकि उसमें से जितने भी लोग थे, अब उसमें से हार्डली 50 लोग भी नहीं बचे होंगे, या 25-30 लोग ही बचे होंगे, बाकी सब लोग टलते जाते हैं, क्योंकि ये एक धारा है, निकलती चली जाती है। तो मैं वही कह रहा था कि पूरी की बात, तो पूरी में मैं आया था हनीमून के लिए, पहली बार घूमने के लिए। 6-7 दिन तक था, आपस में एक तरह की दोस्ती बनती है ना। हनीमून का मतलब यही होता है कि आप लोग एक दूसरे को जाने, शांति से बैठ के बतियाएं, जो घर में पॉसिबल नहीं है। घर में कोई ना कोई मिलेगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी, खट्टी मीठी हो सकती है, ऐसा होती है, लेकिन एक दूसरे को जानने का मौका अरेंज्ड मैरिज में यही होता है। अच्छा, तो ये जो आप बताया पार्टी वाली बात, इसी में हम तो समझ गए थे कि इनका सारा ध्यान तो शिल्पायन और अपने इस जो वृहत परिवार हमारा है, इस छोटे से परिवार के बारे में तो सोचती नहीं। ऐसा वो दिखती ज़रूर थी, ऐसा लगता था कि वो केवल अपने में है और ज़्यादा लोगों से बोल नहीं रही है, तो लगता है इसका दायरा बहुत सीमित है। दायरा, उसके मन का दायरा सीमित नहीं था, वो सबसे बोलती बतियाती कम थी। जैसे सबसे बोलेगा अरे तुम कैसे हो, क्या हो, ऐसा नहीं बोलती थी। एक हल्की सी मुस्कान, आंखों से प्यार की भाषा निकलती थी। आज उसी का नतीजा था कि जब वो अंतिम यात्रा पे जा रही थी, आज के दिन 2 महीना पहले, इस तरह से बच्चे आए थे, तो मैं भूल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। इस तरह से आए थे, वो मुझे मुंह नहीं दिखा रहे थे, वो गुरु माँ के लिए आए थे। उस समय वो गुरु माँ नहीं थी, वो सब कुछ उनके, उससे लग रहा था कि जैसे उनकी माँ ही हो। हमने ये प्यार कभी हमने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि सोनाली मतलब देवाशीष की वाइफ, लेकिन मुझे उस दिन लगा कि वो देवाशीष की वाइफ नहीं है, वो सोनाली है। हो सकता है मैं जो है सोनाली का हस्बैंड हो जाऊँ, ये एक बिल्कुल अलग बात है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सोनाली का हस्बैंड हूँ। ठीक इसी तरह उसका जब 50वां सालगिरह था उम्र का, ये तो शादी की सालगिरह की बात हुई, उम्र के भी तो होते हैं। तो मेरा जब 50वां 51वां था, वो तो एक अलग ही मना। उसमें तो 51 घंटे, 51वां जन्म दिवस था, तो 51 घंटे, 51 राग, 51 विद्यार्थी, और पूरे लगातार 51 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। ये आश्चर्यजनक, अनूठा और बिल्कुल अकेले ढंग का ये कार्यक्रम हुआ है, जो कि जी भेलूपुरा में शिल्पायन से बहुत नज़दीक एक है मैत्री भवन। मैत्री भवन में हुआ था। 24 अप्रैल को शुरू होकर 26 अप्रैल तक लगातार चलता रहा, और हाँ, लगातार विद्यार्थी दिन रात लगे थे। आंखें फूल गई थी, लाल हो गई थी, लेकिन लोग घर जाकर के सोने का नाम नहीं ले रहे थे। हम कहते जाके 1 घंटा सो के आ जाओ, नहीं जाते थे। खैर, 50वीं वर्षगांठ जिस दिन हुई, उसकी उम्र की 50वीं हुई, तो हम भी कुछ फिर उसी तरह अलग सोचने लगे कि कुछ किया जाए, कुछ अलग सा। तो हमने एक होटल यहाँ पे भेलूपुरा में है, बड़ा होटल है, तो वहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं, लोग कम 90-100 लोगों की मतलब उस दिन हमने किया था। और एकदम जो हमारे क्लोज लोग हैं, विशेष रूप से सोनाली के जो मित्र हैं, मित्र उसके ज़्यादा नहीं होते थे। आप जैसे देखते थे कि सबसे वो इंटरेक्ट नहीं करती थी, वैसे ही उसके खुद के मित्र
जो पर्सनल दोस्त होते हैं, एक कोई दोस्त होगा जिसके साथ खूब चबर 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 बतियाएंगे, तो वो उसका नेचर था नहीं। वो एक बराबर का सबके साथ था। वो अपने आप को जाहिर नहीं करती थी, अपने आप को दिखावा नहीं करती थी, अपने भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। झूठ का बोल करके तारीफ करना कि अरे तुम कैसी सुंदर लग रही, अरे तुमको मैं आज ही याद कर रही थी, अरे मैं तुमको, ये सब तो उसके नेचर में था नहीं। कुछ बिना बोले केवल प्यार की भाषा, एक दिल से दूसरे दिल तक, मुझे तो कहना पड़ेगा कि एक रूह से दूसरे रूह तक, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक जो ट्रांसफ़र होता है, ये मैंने उससे सीखा है। क्योंकि बताने से नहीं होता है, ज़ाहिर करने से नहीं होता है, दिखाने से नहीं होता है। कहा जाता है कि इफ़ यू लव समबडी देन शो इट, लेकिन शो करने का भी एक जगह है। उसकी सीमा के बाहर आप शो भी नहीं कर सकते कि आप किसी को लव कर रहे हैं। लव अगर आप किसी से भी करें, लव किसी से भी हो सकता है। वो एक छोटा सा फूल भी हो सकता है, एक छोटा सा जानवर भी हो सकता है, एक मनुष्य भी हो सकता है। तो उसकी दोस्ती का अलग ही हिसाब किताब था। आज भी हम समझते कि फ़ोन पर बातचीत, लोग अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, उसकी सारी बातचीत जिससे होती, जिन लोगों से होती थी, एक दो नहीं, कम से कम 4-5 लोग हमारे परिवार में हैं जो 80 साल के ऊपर वाले हैं, बल्कि 85 के भी ऊपर के, 90 साल। हमारे यहाँ एक हैं, वो करीब 99 की इस समय हो रही, 98 पार करके 99 पहुँच चुकी हैं, और अभी भी हम उम्मीद करते कि 100 के आगे जाएंगी, और प्रार्थना करते कि ऐसा ही हो। इसके अलावा 89 साल के, 88 साल के कई सारे लोग हैं, 70 वाले तो उनके लिए छोटे हैं, 80। सभी लोगों से रेगुलरली बात कर रहा हूँ, उनकी बात समझ में आए ना आए। ये जब वो हॉस्पिटल में थी, हम लोगों ने किसी को बताया नहीं, परिवारजनों को, विशेष रूप से जो बहुत वरिष्ठ लोग थे 80 से ऊपर वाले, उनको तो नहीं ही बताना था, क्योंकि वो शॉक्ड हो सकते थे। कई सारे लोग पहला वैशाख हमारे बंगालियों का साल जो होता है, कैलेंडर का पहला दिन होता है। पहले दिन में हम लोग उसको भी, हम लोग बहुत प्रदर्शन के भाव से नहीं करते। ज़्यादातर पुराने बंगाली लोगों के परिवार में उस दिन अच्छा कुछ खाया, मिठाई घर में बना करके या कुछ किया। मेन होता था बड़ों के पास जाकर के उनके पैर छूना और आशीर्वाद लेना। और पहले एक ज़माने जब चिट्ठी का था, 50 चिट्ठी लिखे जाते थे, जिससे कि वो उस तारीख को पहुंच जाए। आज प्रणाम लीजिएगा, आज पहला नववर्ष में हमारा स्वीकार कीजिए, प्रणाम, ये वो करके छोटे छोटे पोस्ट कार्ड जो है हमने 20-20, 25-25 लिखे एक समय में। उनके यहाँ भेजना है, इनके यहाँ भेजना है। आज व्हाट्सअप करने को भी सोचते कि करें ना करें, क्योंकि व्हाट्सअप का जो है वो भावना हमको उतना नहीं रहता, ये काम की चीज़ है। हालांकि अभी हम लोग आपसे बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप से ही जुड़ रहे हैं, तो मुझे जोड़ने के लिए माध्यम अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लेता हूँ, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शायद ये उतना अभी तक सक्षम नहीं है। और खैर, तो वो उस दिन कई सारे लोग इसलिए वेट कर रहे थे कि आज क्या हो गया, सोनाली का फ़ोन नहीं आया। दो लोगों ने हमको फ़ोन किया, कहा कि वो सोनाली फ़ोन नहीं की आज। हमें कहा उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो बोले कि कैसी है, क्या हो, अरे ठीक है, ठीक हो जाएगी। ये बात करीब 15 अप्रैल की, मैंने वो नहीं, ये कब की बात थी वो, हाँ नहीं, तब उस दिन की बात थी। सॉरी, वो होली के दिन भी ऐसा ही करती थी। हाँ, वही फेस्टिवल हाँ, होली था। होली के बाद भी ऐसे ही सबको एक बार प्रणाम करने के लिए बोलती थी कि होली इसके लिए। पहला वैशाख का नहीं, पहला वैशाख तो बाद में आया, उसके मृत्यु के बाद का आया। 11 अप्रैल को मृत्यु हुआ और 15 को था। ये होली के बाद कई लोगों ने वेट किया कि अभी इस बार होली के लिए हमको कुछ फ़ोन नहीं आया, तो कहीं हो सकता है कुछ नहीं कर पाई। होली के समय हमारा उसका समय अस्पताल में ही बीता इस वजह से। तो खैर, तो 50वां जब हुआ उसके जन्मदिन का, तो हम लोगों ने ऐसे ही कहा, इतनी सीधी थी कि वो इतनी सीधी थी कि सारी बात पे हमारी यकीन भी कर लेती थी। हमने से शाम से कहा कि चलो संकट मोचन दर्शन कर लेते, चलोगी ना? बोले हाँ चलेंगे। तब हमने कहा कोई एक साड़ी पहन लेते, नहीं ये क्या पहन रही हो, एकदम बेकार है, वो जो नई वाली वो कर। बोले नई वाली, अब मंदिर में जाने के लिए इतना नया पहन के, हमने पहनो ना, अच्छी वाली है, वो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया साड़ी एक खरीदा गया, तो वो भी खरीदने को तैयार नहीं थी, कहती थी कि नहीं। फिर भी हमने उसको ज़बरदस्ती दिलवाया, तो उसको पता नहीं था क्यों हम ये सब कर रहे हैं। किया,
फिर हम कहा कि गले में तो माला तक नहीं पहन सकती है, कुछ पहनी नहीं, ऐसे ही चल दोगे, साड़ी अच्छा पहनी तो मंदिर जाने के लिए इतना साज श्रृंगार क्यों करना है? हमने चलो ना अच्छे से सज लो, आज जन्मदिन है तुम्हारा। तो जो कहते थे मान जाती थी, खटाखट अच्छे कुछ तो पहनी, कान में ये की, वाल वाल की, सब की, तैयार हो ली। तैयार होके हम उधर उधर घुमाने लगे। हमने कहा कि पहले मंदिर चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, कहीं चल के पहले चाय वाय पी लेते हैं। तो बोली कि ठीक है, हर चीज़ वो के राजी हो गई। तो आपने कहा कि चलो अच्छे जगह चाय पीते हैं, उस होटल में चलते हैं। बोले, उसमें क्या करोगे जाकर के? उसमें होटल में जाकर चाय क्या पीना? अरे चलो ना, आज एक तो होटल में ही पीते हैं। और वहाँ पे सारी व्यवस्था पहले से फिट थी। एक हॉल में पूरी सजावट करके रखी गई थी और ये तय था कि जो खैर बता रहे आगे, एक मंच बना था, उसमें खैर क्या था सब बता रहे। उसके बाद मैं किसी तरह वहाँ लेके आया, तो जो होटल का एक एंट्रेंस जहाँ से रेस्टोरेंट जाता है, तो उधर की ओर ना जाके मैं थोड़ा कहीं इधर से चलते हैं। बोले इधर का रास्ता है? ये ना रास्ता है, इधर से तो जाते हैं, रेस्टोरेंट इधर है, आओ आओ। हमने कहा नहीं समझ रही हो, इधर से हो गया, उधर से नहीं है अभी, ऐसा बोले। वो राजी होगी। जब उधर जाने लगी तो देख रहे कि हमारे परिचित के एक दो लोग और जा रहे हैं अंदर। तो अच्छा, सबको ये बता दिया गया था कि सस्पेंस है, कोई बताएगा नहीं, सब पहुंच जाएंगे, बताएगा नहीं। तो वह वहाँ पे देखा तो बोले अरे वो भी जा रहे हैं। हमने कहा आए होंगे, वो भी चाय पीने आए होंगे, खाना खाने आए होंगे मनोज जी। हाँ, तो बोले कि वो थे। तो देखिए, और वो लोग भी ना जब जान गए तो उनको बताना नहीं, तो दूर से जा रहे हैं घूम के, जैसे लग रहा है कि छुपा रहे हो। ऐसे करते करते वो पीछे एक जो हॉल का दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पास पहुँचे। तो हम कहे कि इसको खोलो। जो दरवाज़ा खोल रही, आगे जा करके 2-3 सीढ़ी चढ़ के ऐसे दरवाज़ा खुला, तो तुरंत ऊपर से सब वो फूल उल सब लगाए थे। अंदर लोग पूरी व्यवस्था करके रखी थी, रागिनी, सुकल्पा, सारे लोग, फूल वूल ऐसे ऐसे गिरा वो हुआ। और उसके बाद अंदर वो देख करके तुम घबराए, बोला अरे इतने सारे लोग, ये वो। हमने हाँ तुम्हारा जन्मदिन 50वां जन्मदिन है, तो वो इसमें तुम्हें खड़ा। उसके बाद अंदर गई तो देखी कि सब लोग जितने भी उसके दोस्त और हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे शिल्पायन के कुछ का लोग, सब लोग मिल करके थे, 100 लोग थे। जब अंदर की ओर गई तो जा करके खूब खुश तो हो रही थी, लेकिन आश्चर्य से बोला हमको बताया नहीं गया, ये नहीं वो नहीं। थोड़ा सा और आगे जाती है तो मंच बना हुआ था। मैंने कलकत्ता से इसी काम के लिए हमने अपने मित्र, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, असीम चौधरी जी, जो कि बहुत अच्छा सितार बजाते, बहुत ही अच्छा, उत्कृष्टतम कलाकारों में से हैं। तो उनको मैंने बुलाया था और वो आए हुए थे, किशोर मिश्रा जी थे तबले पर। वो दोनों मंच पे बैठे हुए थे, कमरा अंधेरा था, लाइट अचानक से जली थी। फिर वो देख के कहते कि आप भी आए हैं? हमको अभी तक वो याद है सीन, इतना क्या आपने भी हमको नहीं बताया। खुश तो बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद पार्टी वार्टी जब हो गई, घर चली गई, तो हमारा कॉलर पकड़ के हमको इतना डांटी और रोई कि तुम हमारे लिए ये सब क्यों किए हो, सब बहुत ज़्यादा, नहीं तुमको ये सब नहीं करना था, तुमने इतना खर्चा क्यों किया, ये क्यों किया। हमने कहा इसमें तुम खुश होना चाहिए, नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ये नहीं वो नहीं, इतना हमको उसके तो खुशी का वही अलग था, अलग ही था। हमको आज भी याद है जब वो शिल्पायन का जब हम लोग परचेस कर रहे थे, तो वकील साहब के यहाँ गए थे। तो वकील साहब को हमने बताया, हमने कहा कि मेरा तो फ्लैट है ही है, ये वाला जो खरीद रहे हैं ये हम लोग सोनाली के नाम पर खरीदेंगे, सोनाली को। और ये बात उसको पहले हमने बताया नहीं था, कि हम जानते थे कि बहुत तेज़ भड़क जाएगी वो। उसके बाद वकील साहब के यहाँ एकदम रोने धोने लग गई, नहीं मेरे नाम नहीं होगा, मेरे नाम नहीं होगा। वकील साहब बोले हम तो पहली बार कोई देखा है, तुम बड़ी बेवकूफ़ औरत हो, वो तुमको तुम्हारे नाम, वो बहुत बड़े हैं एकदम घर के, हम लोग उनके बच्चे की तरह, क्या बेवकूफ़ औरत हो, तुमको ये देवाशीष देखो दे वो कर रहा है, क्यों नहीं लोगे? नहीं आप मेरे नाम नहीं, ये नहीं कर, रोने होने लग गए। तो हाँ खड़े भाई बस कर, चुप रहो तुम, हम समझ गए तुम एकदम अलग ही दुनिया की, तुम्हारा खोपड़ी उल्टा है, ऐसे बोलते। तो खैर वह अलग उसका नेचर था। हम इस नेचर को बताने के लिए कि उसका नेचर आम लोगों के, आम जिसको हम लोग नेचर एक स्वभाव स्वाभाविक समझते, उससे कितना अलग था, उसकी सोच अलग ही थी। शिल्पायन को लेकर के उसकी गंभीरता बिल्कुल अलग ही लेवल की थी, अलग ही लेवल की थी। किसी भी कारण से थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि थक गए हम, यही रोज़ क्लास लेना, ये करना वो करना, तो वही हमको अंदर से सारा ईंधन जुगाड़ती थी। बोले कि शिल्पायन है तभी हम लोग हैं,
जो कुछ भी है एहसान मानो कि शिल्पायन है तो सब है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला हमको जब 2011 में हमने यह निर्णय लिया कि मैं अपनी नौकरी, मैं एलआईसी में, सब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं एलआईसी में सर्विस करता था। एलआईसी में क्लरिकल जॉब में था और क्लरिकल जॉब में ही अपने आप को बिना प्रमोशन लिए पड़ा हुआ था कि मैं संगीत करता रहूं। और ये भारतीय जीवन बीमा निगम की एक उदारता भी कह सकते हैं, या जो भी है, हम वो कर लिए थे कि उसी को नौकरी करते हुए भी हमने संगीत में बहुत कुछ किया। संभवतः 15 बार तो विदेश गए होंगे, पूरे भारत भर में प्रोग्राम किया, 50 विद्यार्थियों को सिखा लिया, 50 देशों के विद्यार्थियों को जो बाहर से आते थे पहले, अब तो बहुत कम लोग आते हैं, पहले बहुत देशों में आते थे, मेरे पास सीखने की लाइन लगती थी। तो मैं, ऐसा भी हुआ है कि मैं जीवन बीमा निगम से केवल लोगों को सिखाने के लिए मैंने कई दिन की छुट्टियां ले ली। अपना सीएल मैंने 3 दिन का ले लिया और 3 दिन में सुबह से शाम तक लोगों को सिखाता रहा, विदेशियों को। मुझे लगता था कि वे बेचारे लाखों 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 रुपया खर्चा करके सिर्फ मुझसे सीखने के लिए आए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती कि मैं उनको उतने क्लास दूं और वो ऐसा कर सके। तो उस समय मेरी सोच ये सब थी, मैंने किया काफ़ी ये सब करते। और वो मेरा एक वो भी था, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरा व्यवसाय भी नहीं था, वो मेरा व्यवसाय भी था, मेरी जीविका का एक भाग भी था जीवन बीमा निगम के साथ साथ। जीवन बीमा निगम में तो लोग ऐसे मजाक में, मेरे दोस्त लोग कहते थे कि इनका जो है बीमा यहाँ हुआ है और जीवन है संगीत में जीवन बीमा। खैर, तो ये सब बातें थी। काम में भी मैं जीवन बीमा निगम में बहुत जम के किया करता था, सबका वो था, क्योंकि मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी काम करता हूँ तो मैं इतना लग के, इतना समर्पण के साथ, इतना बुद्धि लगाता था उसके में करने के लिए कि अपने आप ही सब कुछ काम हमारा दूसरों के मुकाबले 1.5 गुना तक ज़्यादा रहता था। लोग बहुत सारे नॉर्मल जो लोग काम करते उससे 1.5 गुना ज़्यादा मैं काम बहुत ही कम समय में करता था। मेरा अभी भी गर्व है कि क्योंकि मैं काम, आप देखते होंगे मेरी जो भी क्षमताएं हैं वो आपके सामने है। हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते, कब कर लेते पता ही नहीं चलता। बहुत सारे कलाकार परेशान रहते हैं कि कैसे आप लोग कर लेते। इतना कोऑर्डिनेशन है, लीडरशिप है, सोच है उसके पीछे, तो वो तो है ही है। ये सब होने के बावजूद मैंने तय नहीं किया, मेरे मन में विचार आता रहता था कि अब मुझे जीवन बीमा निगम से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। उसको बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी वॉलंटरली रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटियर हो जाने से क्या है कि फिर तनख्वाह वगैरह तो काफ़ी कम ख़त्म हो जाएंगी, पेंशन मिलेगा ज़रूर लेकिन वो तो काफ़ी कम होगा। इधर गृहस्थी की स्थिति यह है कि बेटा पढ़ रहा है 2011 में, और मेरी बेटी महज 6 साल की उस समय है। और एक ओर से कह सकते हैं कि कच्ची गृहस्थी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत पक्की भी नहीं थी। तो लेकिन ये था कि संगीत में रह करके भी मुझे कुछ करना था। तो मैंने कहा बाकी समय जितना जीवन का बच रहा है एक्टिव लाइफ का, उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो मैंने सोच करके, सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि किससे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैंने अपने पत्नी से डिस्कस किया। वो जानती भी थी, लेकिन उस दिन में कहा कि अब समय आ गया है निर्णय लेने का, तुम्हारा क्या निर्णय है। मुझे लगता है शायद 10 सेकंड भी उसने नहीं लिया होगा, या 5 सेकंड भी नहीं लिया होगा। छूटते ही उसने कहा, इसमें सोचना क्या है, जो तुमने सोचा है उसको कर। हमने कहा कि देखो, एक हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे लाइफ की ओर जहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं, भविष्य सिक्योर है कि नहीं, कहना मुश्किल है। क्योंकि जाके हो सकता है कि मैं उस ढंग से अपने आप को स्थापित ना कर सकूं, उतना ना कर सकूं, तो क्या होगा। बोले इसको सोचने की कोई बात ही नहीं है, जो होगा वो हम लोग देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो केवल नमक से चावल खा के भी जिंदा रहा जा सकता है, हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ लोग ताने देते हैं अपने पति को, क्या नौकरी करते हो, सिर्फ जो है 60,000 कमा रहे हो, है कुछ और खोजो और मेहनत करो, 80 कमाओ, हम लोग की लाइफ अच्छी हो। और उसको मैं कह रहा हूँ कि मैं 60,000 की नौकरी हो, उसको मैं 20,000 की पेंशन में आ जाना चाहता हूँ, या 10,000 की पेंशन में आ जाना चाहता हूँ, क्योंकि कम सर्विस रहती तो पेंशन भी तो कम मिलता है ना। तो और वो सारी सिक्योरिटी छोड़ करके कह रहे हैं कि किसमें सोचना क्या, जो तुमने सोच लिया हम तुम्हारे साथ हैं। बोले मान लो ऐसा हुआ वैसा, बोले ऐसा सोचना नहीं, जो होगा देखा जाएगा,
जो होगा हम फेस कर लेंगे, यही हमेशा कहती थी। कोई भी परिस्थिति, बोले कोई भी परिस्थिति को फेस करना चाहिए, फेस कर लेंगे, जैसी परिस्थिति आएगी कर लेंगे। उसके बाद मैं गया, अपने ससुर जी से बात किया, ससुर जी से, सास जी से, लोग से बात, ससुर जी समय थे नहीं, लेकिन हम उनसे एक बार पहले डिस्कस कर चुके, तो सास जी से मैंने बात किया। सास जी से बात करने के बाद फिर मैं हमारे ससुर जी, एक चचिया ससुर थे, उनसे मैं बात की, वो LIC में ही थे, उनसे मैंने बात किया। एक मामा जी जिनको कहते थे, हम बहुत ज़्यादा उनको मामा जी मानते थे, उनसे बात किया। हमारे सगे मामा जी से बात किया, चाचा से, बहुत सारे लोगों से हमने अलग अलग बातें की। कहीं भी मुझको फुल ये नहीं मिला कि छोड़ ही दो, क्या डिसीज़न लेना तो समझ के लो, और अगर कर सको तो बिल्कुल करो, लेकिन एक नौकरी तो है ही है, तुम्हारे सामने अभी बेटे का भी है, ये है वो है। हमने कहा देखा जाएगा जो होगा, ऐसा बोले जब सोच चुके हो तो ले ही लो, ऐसे ही बोलते थे। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल तुम्हें सोच छोड़ के लेना चाहिए। तो ये इस तरह का जो स्टबॉर्न अंदर से होना, सख्त होना, अपने इरादों पर फौलादी इरादों की तरह लगे रहना, ये सबके बस की बात नहीं। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि एक छोटी सी दिखने वाली, कम हाइट की, कम बोलने वाली, कम छोटी सी उसमें रहने वाली, लगता है कि छोटी सोच की एक साधारण सी मनुष्य है, वो अंदर से इतनी फौलादी इरादे रखती है, इतनी मन से इतनी शक्ति उसको है, इतना सख्त है, इतना अपने इरादों में बिल्कुल अडिग है। ये अविचल रह करके करना किसी भी चीज़ को ये आसान नहीं होता है। वो पीछे से मेरा ये सपोर्ट दी थी, जिसके वजह से मैं एकदम खुल के खेलने पर तैयार हो गया कि चलो देखा जाएगा जो होगा। और मैंने एकदम नौकरी छोड़ी, और छोड़ने के बाद मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मैंने, शायद भगवान भी और परीक्षा लेना चाहते थे कि एक्चुअली ये छोड़ेगा कि खाली ऐसे ही बोल रहा है। उस समय मेरे एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं ऐसे सीधे लेट करके शायद 2 या ढाई महीना तक मुझे बिल्कुल ऐसे सीधे लेटना था, साइड नहीं लेना था, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है फ्रैक्चर आ गया था। और वो हमारा एक्सरेज वगैरह लेकर के, जो हमारे घर के परिचित के डॉक्टर्स भी थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता भेज रहा हूँ, मेरे एक मित्र वहाँ पे बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक है, फलाने है, यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, बम्बई भेज रहे हैं। सबने भेज करके कहा, तो वहाँ से उनका ये आ गया कि ये जो एक्सरे दिखाई दे रहा है ये तो ठीक होने लायक है नहीं, ये कि बाकी लाइफ जो किसी तरह से कट जाएगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, मैंने पैरालाइज्ड होने की उम्मीद ज़्यादा है। और मेरे डॉक्टर कहते थे कि डॉक्टर अजीत सहगल कहते थे कि आप चिंता मत करिए, आप, मैं हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आपका कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। एक आध सज्जन आए थे, एक्सपीरियंस लोग, उन्होंने कहा आप जिस तरह से रिलीजियसली चीज़ों का पालन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि तक इधर साइड नहीं सोना है, उठना नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने, हमारे लिए समझिए कि एक भजन का कार्यक्रम रखा गया था हमारे फ्लैट में, सारे विद्यार्थी ने भजन गाते हुए भगवान से प्रार्थना की थी कि गुरुजी ठीक हो जाए। इसके लिए भजन का रखा गया था कार्यक्रम में, स्थिति इतनी ही खराब थी। लेकिन उन डॉक्टर ने हमारे हिम्मत बढ़ाया था, कहता अरे आप बिल्कुल। और उस समय नौकरी छोड़ने की बात थी। आप सोचिए कि एक पैरालाइज्ड आदमी अगर नौकरी भी छोड़ दिया हो और संगीत करने के लिए उपयुक्त न रह गया हो, तो वो कैसे करेगा, कैसे मतलब लाइफ बाकी वो करेगा। सर तो मैं ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, हमें 50 के आसपास की एज थी, और बच्चे 2, जिसमें से छोटी बेटी और मैं 6 साल की। तो भगवान का जो सहारा रहता है वो अपनी जगह है, लेकिन भगवान के सहारे को भी किसी एक मनुष्य की ज़रूरत होती है, जिसके सहारे भगवान को अपना संदेश देना रहता है। तो उस समय भी कोई भी धैर्य नहीं खोया उसने, और बिना धैर्य खोए इस तरह से हमारे साथ रही, और मेरे हिम्मत को उतनी ही हिम्मत के साथ वो सपोर्ट करती रही, कहीं पर किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं पड़ी। ये कमज़ोर ना होना, ये मजबूत इरादे का होना आसान नहीं होता आज के ज़माने में। एक साधारण घर की लड़की, इतनी साधारण घर की लड़की कि जिसके माँ बाप कमरे के अंदर से जो एक बरंदा होता है जहाँ बाहर गली में झांक सकते हैं खिड़की में, तो वहाँ पर भी जब वो नहीं रहते थे, कहीं 2-3 दिन के लिए ड्यूटी पर चले जाते थे, तो चाबी बंद करके, वो चाबी
सबके सामने ही रखा रहता था, लेकिन अलाउ नहीं था, इजाज़त नहीं थी कि वो चाबी खोल करके जा करके उस जगह पे खड़े होकर गली में झांक सके। ये अलाउ नहीं था। ऐसे घर की लड़की अकेले कहीं जाने आने के लिए नहीं, सिवाय स्कूल कॉलेज के जाने के, कहीं भी अकेले ना जाना, कभी भी दुकान में चढ़ के कोई सामान ना लिया हो, किसी तरह से फ़ोन से भी बातचीत ना किया हो। उस ज़माने फ़ोन ही था, मोबाइल तो होता नहीं था। और ऐसी लड़की का मानसिक मजबूती इतना मजबूत रहा है, तो उसमें हो सकता है कि वो अंदर से उसके अंदर वो शक्ति थी। मैं थोड़ा क्रेडिट खुद भी लेना चाहूँगा। मैंने उसको उस जगह से बिल्कुल अलग जगह पे लाया हूँ। और जब मैं उसको लेकर के अमेरिका जा रहा था पिछले साल अप्रैल में, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये इतनी साधारण लड़की, घर की लड़की, जहाँ पे बिल्कुल ग्रेजुएशन तक पूरा कराने की भी पूरी कोशिश नहीं कर पाए लोग, वैसे जगह से आज ये अमेरिका घूम रही है और मंच पर बैठ करके वो कर रही, तो उसमें अपने को अच्छा लगता था कि मैंने एक काम किया था। रख नहीं पाए, चली गई, वो अलग बात है। लेकिन उस जगह से उसके व्यक्तित्व को आगे लाने में भी हमारा भी बहुत वो रहा है। जब भी मैं रास्ते में कहीं निकलता था, कुछ सामान लेना है, मान लीजिए कोई चीज़ लेना है, तो हम उससे कहते थे ये लो पैसे, जाके दुकान में जाओ, खुद जा कर के वहाँ दुकान से सामान खरीदो और मेरे पास आओ, मैं यहाँ बाहर खड़ा रहूँगा। तो शुरू में कहते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हमने नहीं, तुमको जाना ज़रूरी है। ये एक छोटी सी चीज़ होती है। धनिया भी लाने जाना है तो उसको कहते थे तुम जाओ, हम खड़े हैं, हम यहाँ खड़े रहेंगे, हम अकेले नहीं भेज रहे तुमको, तुम जाओ लेके आ जाओ। तो एक बार ऐसे ही करते करते मैंने उसकी अपनी कोई दवाई थी, तो मैंने उससे कहा कि ये लो पुर्जा, और ये ला करके जाओ दुकान से दवाई लेके आ जाओ। मैं थोड़ा इस मामले में जब कभी इस तरह का ऑर्डर देता हूँ मैं सख्त हो जाता हूँ। मैंने कहा जाओ, उसने मना कर दिया, नहीं जाऊँगी। तो हमने कहा कि जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाना पड़ेगा। ये सब हुआ, झगड़ा झंझट तो हम लोग में ऐसे ही होता था, कोई बात नहीं है, तो होता ही रहता था। तो फिर यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी एक बार झगड़ा हो गया हमारा। खैर वो तो ऐसे ही चलता है, झगड़ा तो प्रेम की कुंजी है हम लोग की। तब जाने से मना कर दी और थोड़ा सा रुआसी भी हो गई, तो मैं चला गया, जाके लेके आ गया दवाई। उसके आके घर में आया तो मैंने कहा तुमने मना क्यों कर दिया? तो बोला मैं सब कुछ लेने जा सकती हूँ, मैं अपनी दवाई लेने नहीं जाऊँगी, वो तुम्हें लाना है। आप सोचिए उसकी सोच, तो हम उसका सम्मान किया। हमने कहा ओह ये बात है, तो पहले तुमको बोल देती कि मैं अपनी दवाई, नहीं तुमको समझना चाहिए ये बात कि मैं अपनी दवाई लेने तुम हम ही को भेजो, मैंने तुम्हारी दवाई है तुम ही ले आओ, ये नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक छोटी सी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि उसकी दिमाग किस तरह से चलती थी, वो एक आम लोगों के दिमाग से किस प्रकार अलग था, और ये चीज़ें कहाँ हेल्प करती हैं। करते करते फिर उसको अकेले ट्रेन ट्रैवल करवाना, अकेले फ़्लाइट में ट्रैवल कराना, छोटे बच्चे को लेकर के, मोनी को लेकर के लखनऊ जाना आना, उससे भी बहुत पहले छोटे से शुभंकर को लेकर के प्रतापगढ़ प्रोग्राम में ले जाना, वापस आना, प्रतापगढ़ ना, हाँ, ये सब हुआ। फिर धीरे धीरे वो बहुत कुछ करने लग गई, तो ये सब करने लग गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। वो जो धीरे धीरे वो अपना व्यक्तित्व को उस हिसाब से विकसित की, और विकसित करने के बाद मत करिए, जाइए जाइए, आपका रूम बगल में है, बगल में कोई एक सज्जन है जो चले आए इधर। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे शायद लगता है कि सब है। अब ये सब सुन रहे होंगे तो इसमें ऑनलाइन तो कई लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारी बेटी भी है, बेटा भी है, बहू भी है, सब लोग सुन रहे होंगे। तो क्या उनको भी एक बार बुला के आप लोगों से मिलवा दो? क्या लगता है, बुलवा लिया जाए? हाँ हाँ। अच्छा, और कुछ तुम बोलना चाहती हो? तो वो लोग आते होंगे अपने रूम से, हम उनको यहाँ सुन ही रहे होंगे तो आ ही जाएंगे। हाँ बोलो। नहीं, कुछ बोलने की बात नहीं है, बस यही बात है कि इतनी सारी बातें हैं, वो एक लाइव में कहाँ तक कोई बताएगा। ऐसा नहीं कि फिर पूरी की बात चूंकि आई थी वहीं पर बात को वापस ले जाते हैं, तो पूरी इसीलिए मैं आया हूँ। हाँ, मैं एक बात बोल दूँ बीच में। जैसे हम लोगों का ऐसा विचार था कि 11 तारीख, हर माह की 11 तारीख को हम लोग उनके लिए कुछ संगीत के कार्यक्रम करेंगे, और हम लोग ने पिछली बार 2 बार से किया भी। तो आज जो है 11 तारीख है, और आज चूँकि हम लोग पूरी आ गए हैं,
तो हम लोग इसीलिए यहाँ से ही लाइव हो रहे हैं कि हम लोग आज ये सारी बातें कर सकें। और बाकी पूरी क्यों आए, तो गुरुजी ने जैसा कि आपको बताया ही कि पूरी ही क्यों आए हैं आज के दिन। हाँ, एक बात जो है इसमें हाँ। हमको लगता है कि ये न कहें तो शायद अपूर्ण रह जाएगा, जी पूरी से रिलेट करके ही बता रहा हूँ। जी एक तो पूरी की बात पहली तो कि मैं अपना हनीमून पे आया तो फिर मैं सोचा कि अब मैं फिर जाऊँ, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद मैं कुछ साल नहीं आ पाया, हालांकि पूरी मुझे हमेशा अच्छा लगा है। उस समय कारण क्या था कि 94 में 94 में मेरी माता जी को कैंसर हुआ, और कैंसर की वजह से धीरे धीरे वो बिल्कुल हल्का अपना करते 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 वो बेड रिडन हो गई। इस तरह से बेड रिडन हो गई कि उनका लोअर पोर्शन पूरा काम करना बंद कर चुका था, कि वो आप सेंस नहीं रह गया था। आप समझ सकते इन बातों को। तो जिसके चलते जो टट्टी पेशाब होता है उस पर कंट्रोल उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो और उठ पाती नहीं थी। ये स्थिति आई, धीरे धीरे आई, 94 में तो नहीं आई, धीरे धीरे 95, 96, 97 होते होते ये चीज़ें बढ़ती चली गई। जब ये सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच गई, ये 4 साल पूरे, बल्कि 4.25 साल या 4.5 साल तक सोनाली ने इस प्रकार से सेवा की है कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सेवा शायद ही किसी की खुद की बेटी की हो कर सके, ऐसा खुद की बेटी भी नहीं कर सकती है। और ये सेवा होते होते दूसरी बड़ी आफत आ गई कि हमारे पिताजी भी कैंसर ग्रस्त हो गए, और उनकी सेवा एक ओर चल रही थी, दूसरी ओर इनकी चल रही थी। मैं अकेला बेटा हूँ, दोनों का बेटी भी नहीं है, तो हम और सोनाली, और दूसरी ओर मेरा बेटा उस समय महज 2.5 साल की उम्र का था, यानी छोटा बच्चा था, और मोनी नहीं थी उस समय। तो 2.5 साल के बच्चे का देखभाल करना, और साथ ही साथ एक और ससुर, दूसरी ओर सास, दोनों एक इस अस्पताल में केमोथेरेपी हो रहा है तो दूसरे का इधर हो रहा है, और दोनों की देखभाल बराबर की ज़रूरत थी। ऐसा एक अद्भुत विचित्र कार्यकाल जो समय आया हमारे जीवन में, मैं उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी और के लिए संभव हो पाता। तो संभव हो पाता, ये तो असंभव है। और किसी क्या कहूँ, बस वही इसका जो पुराना मैंने कहा, फेस करना। तो जब 97 में पिताजी और 98 में माताजी, दोनों का जब देहांत हो गया, 12 सितंबर को पिताजी का 1997, और 98 में 31 दिसंबर 1998 को माताजी का देहांत होता है। तो देहांत होने के बाद जब 13 दिन का काम और सब हो जाता है, तो 14-15वें दिन ही हमने उसको लेकर के, क्योंकि वो जो 4-5 साल उसने बिताए थे, 5 साल करीब, ये 5 साल एक जीवन के ऐसे पन्ने थे जिसको दोबारा खोल के देखना संभव नहीं था। उसको पन्ने को ख़त्म कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि वो इतना कठिन और इतना ऐसा समय था जो कि भगवान न करे किसी भी दुश्मन के भी जीवन में ऐसा समय आए। इसलिए नहीं कि माँ बाप की सेवा, वो इतना कठिन समय था कि सोनाली के अलावा और इतने मजबूत इरादों के अलावा ये संभव नहीं था। खैर, जो भी हुआ वो किया, तो हमने उसको ले करके हमने कहा कि अब हम लोग चलेंगे पुरी, और हम लोग पुनः पुरी आए थे उस समय। ये 99 के संभवतः जनवरी वगैरह की बात थी। जनवरी में आके हम लोगों ने यहीं पर कुछ दिनों तक रेस्ट लिया, अपने आप को पुनः जिंदगी में वापस जाने के लिए तैयार किया। पिता माता का जाना ही एक गड़बड़ है, उसके ऊपर से इतने भयंकर रोगों से गए दोनों। उस ज़माने में कैंसर की चिकित्सा आसानी से हो नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल से जो कुछ भी हुआ, क्या कहें, नहीं ठीक हो सकता था। दोनों के कैंसर अलग अलग प्रकार के थे, और फाइनली जो है इन दोनों को जब हमने अंतिम यात्रा करा दी, उनका सारा श्राद्ध कर्म वगैरह कर दिया, तो हम लोग पूरी आए थे। बाद में जब हम लोग को मौका मिला, शुभंकर छोटा था तब भी एक बार फिर से और आए, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। बाद में मोनी हुई, तो मोनी के होने के थोड़े जब वो 2.5 साल की 2 साल की रही तब लाए, बाद में लाए, अनगिनत बार आए, और अंतिम बार 2024 में आए थे। 2024 में ये चूँकि इसलिए आना था कि 23 में शादी हुई थी,
शुभंकर की शादी होने के बाद उसको और बहू को ले करके वो लोग अलग घूमने गए, वो तो ठीक था। जो उनका अपना घूमने का था वो तो उन्होंने किया, लेकिन हमने कहा एक परिवार के साथ शुभंकर की बहुत इच्छा थी, तो हम लोग सभी लोग आए थे, रागिनी भी आई थी, हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए एक परिवार के उसमें। तो ये सब चीज़ें हम लोग के साथ पूरी हम लोग के साथ एक दूसरे वजह से जुड़ा हुआ है। हम लोग केवल दर्शन करने नहीं आते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी है, सब कुछ है। अभी उन जगहों पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ जहाँ सोनाली को लेकर जाते थे, उसको पसंद था, जहाँ का डोसा खाना पसंद था, जिस जगह जो कुछ खरीदारी करना पसंद था, उन जगहों पे हम लोग जा रहे हैं, याद कर रहे हैं। मोनी एक कोई छोटा सा सामान खरीद रही है वहाँ से, तो वो याद कर रही है कि यहाँ पे हमने मम्मा को ये गिफ्ट दिया था, फिर रोने लग रही है। ये सब चीज़ें हम लोग का अभी काल चल रहा है और इसीलिए आए हैं इन चीज़ों को फिर से याद करने के लिए। और इस समय हमारे साथ में मोनी भी है, ये रही मोनी। सभी को नमस्ते। और शुभंकर और सौम्या भी है। सब लोग, तुम लोग आके चेहरा दिखा दो एक एक करके, क्योंकि सबका चेहरा तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि सबका चेहरा आ नहीं पाएगा। ये है डॉक्टर शुभंकर डे। आ जाओ। ये है डॉक्टर शुभंकर डे। आप लोग को दिख रहे हैं हम ठीक से? पता नहीं, अभी ये लाइव में आया नहीं है, तो आ जाएंगे, हमें लगता है सब लोग आ जाएंगे। और तुम भी ऊपर से मुंह दिखाई दो एक बार इधर आके। हाँ, कोई लिखा होगा शायद, या पता नहीं, आ ही जाओ कोई तरह से। पता नहीं, शायद हम लोग पांचों दिख रहे होंगे, और नहीं होगा तो बाद में रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को अपलोड करेंगे तो अच्छे से दिखेंगे। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। यामोनी आ गई, इसमें मैं लाइव में देख सकता हूँ अब। इसी तरह से सब लोग आएंगे, ठीक। तो अब हम लोग बैठ के थोड़ी देर तक हम लोग गाना गाएंगे, लेकिन गाना गाने के लिए भी हमें थोड़ी बात बतानी पड़ेगी कि हमने यही राग क्यों चुना वगैरह। हाँ, ये शुभंकर आया, सब लोग दिख रहे हैं, ठीक। तो राग यमन में हम लोग थोड़ा सा साथ में गाएंगे। यहाँ पे तबला वबला हारमोनियम तो है नहीं, लेकिन हम लोग कहीं भी जाते हैं स्पीकर लेके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो घूमने जाते हैं, गांव जाते हैं, अपने नानी के घर जाते हैं, तो अपना स्पीकर और ये सब लेके नहीं जाते हैं। ये मैं बता दूं कि मैं चाहे अपने हनीमून पर गया हूँ, चाहे शुभंकर अपने हनीमून पर गया हो, चाहे हम लोग कहीं घूमने जाते हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, विदेश हो, कहीं भी है। यहाँ तक कि विदेश में होटल में हम लोग की शिकायत पहुंची थी, रिसेप्शन से फ़ोन आया कि देयर वाज सम म्यूजिकल नॉइज। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेकार की बात है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। आया उनके पास से फ़ोन कि हमारे पास कंप्लेंट आया है कि देयर इज़ सम म्यूजिकल नॉइज, तो इसलिए आप लोग कृपया नॉइज़ ना करें, क्योंकि यहाँ शांति बनाए रखना है। हमने कहा बिल्कुल शांति रहेगी, हम लोग 10 बजे से पहले ही अपना गाना बजाना बंद करें। 10 बजे तक अलाउड होता है वहाँ पे। सम्मान तो हमें दूसरों का करना ही चाहिए। अब उनको नॉइज़ लगता है, हमारा संगीत है, उनके लिए नॉइज़ है, शोर है, तो होता है। तो मैं राग यमन क्यों ले रहा हूँ ये मैं बताऊँ। अभी अस्पताल में जब वो भर्ती थी 2 महीना, तो संगीत सुनती थी। सबका लाइव प्रोग्राम जो भी हुआ शिल्पायन में उस दौरान, वो सारे उसने सुने। और जयंतिका का गुलाबबाड़ी हो, चाहे शुभंकर का वो अपूर्वाचार्य स्मृति समारोह हो, चाहे मेरा इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में उसी दौरान मेरा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम हम लोग क्यों करते थे अस्पताल में उसको रख करके, उसके पीछे भी उसी का था। वो कहती थी कोई भी कार्यक्रम, कोई भी क्लास, कोई भी रियाज बंद नहीं होगा, सबको अपना अपना काम करना है। ये नहीं कि मेरी सेवा कर रहे हैं सब लोग तो होगा। और सिर्फ 5 लोग हम लोग सेवा करते हुए दिन भर लगे रहते थे। कोई रात में 4 बजे तक, जैसे मैं रहता था 4 साढ़े 4 के 5 के आसपास शुभंकर आ जाता था। वो फिर रहता था कॉलेज से पहले जाने से 11 बजे तक या 10:30 या 11 बजे तक। फिर वो चला जाए, तब तक जयंतिका आ जाएगी। वो कुछ देर तक रहने के बाद 2 बजे से उसका क्लास है, कुछ है, वो गई तो रागिनी आ गई। उसके बाद रागिनी के आने के बाद फिर बहू आई, बहू आने के बाद फिर मैं रात को आ गया। 5 आदमी मिलके करते थे। विद्यार्थियों की मैंने
विद्यार्थियों को तकलीफ़ नहीं दी। तकलीफ़ इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे लगता था कि हम अगर उसको उन लोगों को भी लगा देंगे तो कहीं न कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। हम लोग चाहते थे कि शायद पता नहीं क्या हो क्या ना हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद देंगे, एक बात। दूसरी बात है कि वो ये कहती थी कि नहीं, सबको अभी कष्ट मत दो इन चीज़ों के लिए। कोई रियाज़ कर रहा है, कोई कर रहा है, मना करती थी। तो नहीं, सब लोगों को मैंने वो किया, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की सेवा हमें लेनी पड़ी। हमें बहुत ही खुशी है। करीब हम 30-32 या 35 बोतल बोलते हैं, मतलब वो यूनिट प्लेटलेट्स और ब्लड दिए गए, जिसमें से संभवतः 27-28 जो है वो हमारे विद्यार्थियों ने ही दिया था। कोई प्लेटलेट्स, कोई ब्लड। जयंतिका ने 2 दिया, 2 दिया है 2 बार, लेकिन बाकी सब ने 1-1 बार दिया। इस तरह करके घर के लोग भी, शुभंकर ने भी दिया, और रागिनी का हो नहीं पाया, उसका कुछ वो काउंट कम थे उस समय, तो हीमोग्लोबिन कम था, तो उन लोगों ने मना कर दिया। गई तो थी 2 बार, लेकिन नहीं हो पाया। तो खैर, मेरा कहने का मतलब कि जब भी वो गाना बजाना सुनती थी, उसके साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ हम लगा देते थे, और खुद भी बोलती थी कि कुछ लगा सकते हो। हम पूछते थे कुछ संगीत लगा दें, तो बोले कि हाँ लगा दो, तो बोलते तो हम लगा देते थे। तो यमन बहुत अच्छे से सुनती थी मेरा वाला, तो मुझे पता था कि ये अक्सर सुनती है। पहले जब सीडी का ज़माना था तो सीडी में लगा के सुनती थी, तो हम यमन लगा देते थे। और यमन वो देना, हाँ, यमन लगा देते थे। तो ऐसा होता था कि शाम के वक्त अक्सर ये होता था काम, 4-5 बजे के आसपास। उस समय एक डॉक्टर विजिट करने आते थे, बहुत मज़ेदार है ये। तो वहाँ पे डॉक्टर्स के नाम हम लोग को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि उनका कोई नेम प्लेट नहीं होता था, जबकि जो नर्सिंग स्टाफ थे उनके नेम प्लेट होते थे, हम जानते थे बहुतों को। अच्छा, ये ललित है, ये राहुल है, ये प्राजक्ता है, ये ज्योति है, ये परवीन है, ये सब ऐसा हम लोग को बहुतों को पता था। उससे हम लोगों की दोस्ती भी हो गई थी उन नर्सेस से। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे लोग थे वहाँ पे। तो वो लगा नहीं होता था, तो डॉक्टर आके पूछता था क्या हुआ, आज आप राग यमन नहीं सुन रही हैं? तो बोले कि हाँ हो रहा था। एक दिन यमन चल रहा था, और उसे पूछा, पता नहीं कैसे, वो शायद अधनीद में थी, तो बोली कि क्या सुन रही है आज? तो बोले राग शंकरा। तो वो कहता नहीं, ये तो यमन है, मैं जानता हूँ। तो हम लोग उस डॉक्टर का नाम रखे थे डॉक्टर यमन। तो ये एक ख़ास बात है कि उस समय यमन सुनती थी। और एक सोच लीजिए कि एक डॉक्टर जिसका काम जाके मरीज को देखना और दवाइयाँ लिख देना है, उसे क्या मतलब राग यमन, उसे क्या मतलब कि वो आंटी जी क्या कर रही हैं, आंटी जी का क्या हुआ है, उनका मन कैसे खुश रखे। ये सब चीज़ें जो हमें उस अस्पताल में दिखी, होमी भाभा कैंसर, इसमें वो मुझे आज तक कभी अनुमान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो जो लड़के लड़कियां थी नर्स में और नर्सिंग स्टाफ में, उन लोगों के साथ मेरे इतने अच्छे संबंध भी हो गए, और उनको मैं इतना अंदर से प्यार करने लग गया था। क्योंकि एक होता है जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है वो आ करके बात करके, मैंने जब अंतिम समय के समय बहुत बुरी स्थिति हो गई, ऐसे दौड़ रहे थे सारे लोग, जैसे लग रहा था कि उनकी माँ मर रही हो, ऐसे लोग कर रहे थे। तो उसमें वही बात आती है कि आँखों से प्यार की भाषा, तो वो जो प्यार की भाषा उसने आँखों से दी। हम सभी लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते थे, अच्छा कहाँ की रहने वाली हो? और पुणे से। अच्छा वहाँ से हो, अच्छा तुम्हारी फैमिली भी यही रहता है, अच्छा तो वापस नहीं जाओगे, ये सब। या कोई किसी से पूछा तो बताया कि मैं तो महाराणा प्रताप की धरती से आ रहा हूँ। अच्छा मान पाता कौन सी धरती है, नाम बताया उसने। तो बताया कि अच्छा तुम वहाँ से हो, इतना दूर से रहते हो यहाँ पे? बोले हाँ हम लोग 6 लोग हैं। तो उसने बाकी लोगों से परिचय कराया। यहाँ तक कि वो लड़का शिल्पायन आया था हमसे मिलने के लिए, आप सोच लीजिए, केवल अस्पताल की दोस्ती से। ऐसे ही कोई वो परवीन थी, उस समय रोज़ा चल रहा था, तब ने कहा सहरी हो गया खाली? तो बोली कि हाँ आज तो ये। हमने कहा क्या लाई थी? बोले आज तो केवल सैंडविच लाए थे, वही खा लिया। तो आपने कहा कि नहीं, दिन भर बिना खाए रहती है, कुछ खा लेना चाहिए तुमको। तो सबसे हम थोड़ी थोड़ी दोस्ती कर लेते थे। ये हमारा अपना शौक़ है कि प्यार से लोगों से मिले। और ये प्यार हमने सीखा बहुत कुछ अपनी पत्नी से ही सीखा है, सोनाली से ही सीखा है। वो बोलती नहीं थी, हम बोल भी लेते हैं, इतना ही फ़र्क था। तो ये रहा राग यमन का किस्सा। होमी भाभा जो है वो एक, हमको ऐसा लगा कि इस पृथ्वी में बहुत थोड़ा थोड़ा स्वर्ग रह गया कहीं कहीं पर,
तो उसमें से एक स्वर्ग वो भी है, भले ही वहाँ पे नारकीय चीज़ें चलती हैं, कैंसर कैंसर कैंसर, लेकिन इन मरने वाले लोगों, बीमार लोगों के बीच में ये लोग कैसे इतनी मनुष्यता रख लेते हैं, कैसे ये लोग ईमानदार हो जाते हैं, मैं तो मेरे कल्पना से बाहर का था, क्योंकि हम लोगों ने यही सुना है कि अस्पताल मतलब, तो जो पीछे एक लगा हुआ है ना कि टाटा मेमोरियल, ये टाटा मेमोरियल मतलब क्या होता है, टाटा का ब्रांड क्या होता है, कितनी मनुष्यता होती है, इसके बारे में अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने देखा वो अद्भुत था। मैंने सोचा ये भी बात शेयर कर दूं। इसमें सोनाली जी का भी योगदान था, वो भी, उसकी आंखों की जो भाषा है, लोगों से प्यार है, वो बहुत ज़रूरी है। हम इसी के साथ अब हम थोड़ा सा यमन हम लोग प्रस्तुत करेंगे, आप लोग थोड़ा गाइए, आप लोग भी अपने अपने घरों में गाएंगे। तो राग यमन के सारे ही हम लोग अपनी आज की ये श्रद्धांजलि कर रहे हैं, क्योंकि राग यमन से बहुत प्रसन्न था, मान के चलते हैं कि वो आज भी सुन रही है। आप लोग भी अपने अपने घर में तानपुरा लगा लीजिए, और जिसके जिसके पास है स्पीकर लगा लीजिए, तानपुरा लगा लीजिए, हारमोनियम खोल लीजिए, और साथ में यमन आप अपना गुनगुनाइए, हमारे साथ भी गुनगुना सकते हैं, अपना अलग भी गा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि 70-80 लोग मिल करके ये देखते रहे हमेशा। एक समय में 80 भी हो गया था, और इतने सारे लोग मिल करके वो कर रहे हैं। ये मेरा नहीं प्रभाव है, ये रागिनी का नहीं है, ये सोनाली जी के प्रेम का है। तो सोनाली जी भले यहाँ ना हो, लेकिन उनका प्रेम जिंदा रहेगा हमारे राग में, हमारे सुर में, हमारे व्यवहार में, हमारे शिल्पायन के कण कण में, हमारे शिल्पायन के विद्यार्थियों में, और ये दुनिया भी सुंदर बनाने में बहुत से लोगों का योगदान है। तो एक छोटे से हिस्से को सोनाली के साथ मिलकर के हम लोगों ने सुंदर बनाया है। सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना इसे ही कहते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक छोटी सी दुनिया, पूरी दुनिया हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी अपनी दुनिया है जिसको मैंने सुंदर बनाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि सुंदर ही उस असीम सुंदरतम का एक छोटा सा रूप है। तो हम उस असीम सुंदर को, असीम परम परमेश्वर को हम लोग उस सुंदरता के माध्यम से देख सकते हैं। आज यहाँ समुद्र में प्रकृति की सुंदरता है, उसमें भी उसी सुंदर के दर्शन है। हम इसी व्यवहार में सुंदर है, आज आपसे बात कर रहे हैं, इसमें भी सुंदरता है। तो आइए राग यमन प्रस्तुत करते हैं हम लोग। लगाया सब लोगों ने स्केल लगाया, कोई भी लगा दो। हाँ ठीक है, तो सब शार्प वाले ज़्यादा हो गया, सब तो नहीं। नहीं कोई बात नहीं, ई लगा। ये ठीक है। ठीक है, हम लोग का स्केल ई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोग खाना खाने या सोने के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, और अपना यमन जरूर गाइए। मेरे साथ गाते हैं तो भी अच्छा है, नहीं गाते तो भी चलेगा। सबको बहुत बहुत प्यार, संगीत में प्यार सब लोगों को, ठीक है। और हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, यमन आप लोगों को सुनवा रहे हैं, सुनिए आप लोग, और नहीं तो अपना भी गा सकते हैं उनको याद करते हुए। सब लोग मिलके हम लोग गाएंगे, ये ऐसा समझ में आएगा। आप लोग चाहें तो अपने अपने स्केल में भी गा सकते हैं। मेरे साथ गाएंगे तो मैंने ई लगाया है, जो मेरा अपना पिच है। हालांकि इतना बोलने के बाद कैसे गाऊंगा पता नहीं, ऊपर से भावनाएं उमड़ रही हैं तो और भी दिक्कत है, लेकिन कोशिश करते
Ah
राखो पलकान में सजोए तोए राखो पलकान में सजोए मैं तो जाने न देहूँ बलमा, मैं तो जाने न देहूँ बलमा, तोए राखियो पलकान में सजोए, तोए राखियो पलकान में सजोए, मैं तो जाने न देहूँ बलमा। मैं तो जाने न दे बलमा। नैन डोर से खींच पिया तो है, नैन डोर से खींच पिया तो है, हिय कपाट में बंद राखी हो, हिय कपाट में बंद राखी हो, जैसे कृपण राखे धन सजोए, जैसे कृपण राखे धन सजोए, मैं तो जाने न देहूँ बलमा, मैं तो जाने न देहूँ बलमा। डोर से खींच पिया तो है नैन डोर से खींच पिया तो है, हिय कपाट में बंद राखे हो, हिय कपाट में बंद राखी हो, हिय कपाट में बंद राखे हो, हिय कपाट में बंद राखी हो, जैसे कृपण राखे धन सजोए, जैसे कृपण राखे धन सजोए, मैं तो जाने न देहूँ बलमा, मैं तो जाने न देहूँ बलमा। मैं तो जाने न देहूँ, मैं तो जाने न देहूँ, जाने न देहूँ बलमा। हरि ओम तत्सत।